बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ। गुज़श्ता क्लास में हमने कंपनी की डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन डिस्कस किया, और इसके साथ साथ व्हाट इज शेयर कैपिटल, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन कौन सी कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने गुज़श्ता क्लास में डिस्कस की हैं। आज की क्लास में हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेशन वाली साइड, और डेफिनेशन में आपके पास चैप्टर नंबर 1 में चंद ही डेफिनेशन है, और ये चंद डेफिनेशन जो यहाँ पे कवर्ड हैं ये एक काफ़ी अहम डिस्कशंस हैं, मतलब अहम डेफिनेशन हैं, क्योंकि ये आके पूछ लेता है 3 मार्क की, 4 मार्क्स की, 5 मार्क की इस चैप्टर में से डेफिनेशन पूछ लेता है। वैसे चैप्टर इतना टेस्ट नहीं होता, लेकिन जब कभी होता है तो सिर्फ एक एरिया एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है वो टेस्ट होता है, और दूसरा डेफिनेशन वाली साइड टेस्ट हो रही होती है। सर मैं बी लॉ सी लॉ साथ दे रहा हूँ सर, ठीक है, अच्छा आप भी साथ दे रहे हो, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, दे दो। ओके, आगे बढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम डेफिनेशन स्टडी करने जा रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट की। व्हाट इज़ बॉडी कॉर्पोरेट? तो बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन में क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है कि अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। हमें बखूबी पता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपनी लॉ और कंपनीज एक्ट 2017। हमें पता है जो दिस एक्ट है, इस एक्ट की बात करें, जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2017 है। और कंपनी लॉ क्या है? कंपनी लॉ में 1984, 1913, 2016 वो रिपील्ड, वो वाले सारे ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली कंपनी कंपनी लॉ के अंदर आती हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि 2017 के अंदर जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत जो कंपनी बनी है वो सिर्फ कंपनी है? नहीं। क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, वो बॉडी कॉर्पोरेट भी, वो कंपनी भी है, लेकिन क्या सिर्फ वही है? नहीं। 1984 के तहत जो बनी है वो भी तो कंपनी है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। 1913 के तहत जो बनी है वो भी कंपनी है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। 1984 के तहत जो बनी है वो भी कंपनी है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। यानी कि 2016 के तहत जो बनी वो भी कंपनी है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज़ अ वाइडर टर्म, बॉडी कॉर्पोरेट इज़ अ वाइडर टर्म। अच्छा, फिर वो कहता है कि ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई हो आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं। फॉरेन कंपनी हमारी अगली डिस्कशन आने वाली है। तो वो कहता है अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल है। नंबर 3, आप बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टेचू, यानी कि किसी भी मुल्क के किसी भी कानून ने अगर किसी भी कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कह दिया तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। ये थी 3 इंक्लूजन्स। कौन कौन सी? किसी भी कानून के तहत बनने वाली कंपनी, कंपनी लॉ के तहत हो या कंपनी एक्ट 2017 के तहत हो। नंबर 2, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से बाहर बनने वाली कंपनी भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। नंबर 3, एक ऐसी कंपनी जिसको बॉडी कॉर्पोरेट करार दे दिया गया हो रेलेवेंट स्टेचू में, वो भी क्या है जनाब? बोलो, बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में क्या शामिल नहीं है? नंबर 1, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि इमदाद आम की सोसाइटी होती हैं, हाउसिंग सोसाइटी होती हैं, इस तरह की सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर शामिल नहीं है। यानी कि हाउसिंग सोसाइटी हो गई, इमदाद आम सोसाइटी हो गई, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ये कंपनी नहीं है। कहता है कि और हर वो एंटिटी जो कि कंपनी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, यानी कि ना ही वो कंपनी है ना ही वो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी है। ये 3 से 4 मार्क की एग्जाम में टेस्ट होती रही है और हो भी सकती है, तो इस डेफिनेशन को आपने फिर बहरहाल याद करना है। आ जाए आगे। अगली डेफिनेशन हमारे पास आ रही जनाब फॉरेन कंपनी की, कि व्हाट इज़ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि ये एक गैर मुल्की कंपनी की बात हो रही है। किसी भी कंपनी को कंपनी बोलेंगे ना सर बॉडी कॉर्पोरेट क्यों? देखो, अगर किसी भी पाकिस्तानी कंपनी है, लेट्स से अगर पाकिस्तानी कंपनी है तुम कहोगे कंपनी है, तो बॉडी कॉर्पोरेट भी है? हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट भी है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर पाकिस्तानी वाली भी कंपनी आ रही है, फॉरेन कंपनी भी आ रही है, और कोई भी ऐसी कंपनी जिसको किसी भी मुल्क के किसी भी कानून ने कंपनी कह दिया हो तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा ये समझो वाइडर टर्म है। लेकिन खैर बहरहाल इस डेफिनेशन की कोई किताब में ज़रूरत थी नहीं, स्टिल दी हुई तो हमने पढ़ ली है। अच्छा, फॉरेन कंपनी का नाम सुनते ही आपके जहन में फ़ौरन आ रहा होगा फ़ौरन है तो गैर मुल्की है, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि फ़ॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, जो गैर मुल्की कंपनी है। डेफिनेशन क्या कहती है? कहता है कि एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान के बाहर बनी हो या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइसेंस ऑफिस हो पाकिस्तान के अंदर, या तो वो फिज़िकली पाकिस्तान में मौजूद हो, काम कर रही हो, या फिज़िकली नहीं हो, सिर्फ लाइसेंस ऑफिस हो उसका पाकिस्तान के अंदर, आइदर फिज़िकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। नंबर 3, वो कंडक्ट करती हो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी मैनर एज में बी स्पेसिफाइड।
अगर कोई भी फॉरेन कंपनी पाकिस्तान के अंदर आके कोई भी कारोबार करती है किसी भी ऐसे मैनर में जो कि बता दी जाए, तो वो भी हमारे लिए फॉरेन कंपनी है, बाहर मुल्क की कंपनी है। अच्छा, आप कंपनी लॉ में जगह जगह देखोगे एस में भी स्पेसिफाइड, एस में भी स्पेसिफाइड, जैसा कि बता दिया जाएगा, जैसा कि बता दिया जाएगा, और फिर वो बताया ही नहीं क्या होता। आप भी परेशान, एस में भी स्पेसिफाइड लिखना ही था, तो मतलब जब नहीं बताना था तो लिखा क्यों? तो देखो मेरी बात सुनो, एक बात याद रखो, जहाँ कहीं भी लिखा होगा ना कि एस में भी स्पेसिफाइड, इसका मतलब है कि हम तो पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट। हो सकता है कंपनीज एक्ट के अलावा भी कोई ऐसा एक्ट हो, कोई ऐसे रेगुलेशन हो, कोई ऐसे रूल्स हो जहाँ इसके बारे में बात की गई हो। जगह जगह होता है कंपनी एक्ट के अंदर लिखा जाता है कि एस में भी स्पेसिफाइड, और वो एस में भी स्पेसिफाइड कंपनी एक्ट में नहीं किया गया होता, बल्कि लेट से कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कर दिया गया होता है या किसी और लॉ में कर दिया गया होता है। तो क्या वो लॉ स्टडी करने की हमें ज़रूरत है? नहीं, ना वो लॉ हमारे कोर्स में है, ना वो एस में भी स्पेसिफाइड की डिस्कशन हमारे कोर्स में मौजूद है, तो हमें इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, बढ़ जाए हम आगे। अच्छा, फॉरेन कंपनी की एक मिसाल लेते हैं। लेट से पाकिस्तान में गूगल नहीं है, लेकिन कल को अगर पाकिस्तान में गूगल आ जाए और गूगल अपना एक ऑफिस खोल ले, तो क्या गूगल पाकिस्तानी कंपनी या फ़ॉरेन कंपनी है? बोलो। गूगल एक फ़ॉरेन कंपनी है, पाकिस्तान में सिर्फ उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है या सिर्फ एक ऑफिस है। तो गूगल हरगिज़ पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, गूगल हमेशा हमारे लिए क्या होगी? फ़ॉरेन कंपनी होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लॉ के तहत, यानी कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत वो कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हुई, तो उसको हम कंपनी नहीं कह सकते, हमारे मुल्क की रजिस्टर्ड हुई वाली कंपनी नहीं कह सकते, वो हमारे लिए क्या है? फ़ॉरेन कंपनी है। बात समझ आ रही है? माशाल्लाह भाई, टाइम पे आप लोग आ गए, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आइंदा ये करेंगे कि 15 मिनट का ब्रेक रख देंगे इस क्लास में। ठीक है जी। अच्छा, तो क्लास के हाज़रीन के लिए मैं 2 डेफिनेशन रिपीट करता चलूँ। हमने सिर्फ अभी क्लास स्टार्ट करते हुए 2 डेफिनेशन पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है बॉडी कॉर्पोरेट की, दूसरी हमने पढ़ी है फॉरेन कंपनी की। तो जो 5-6 मिनट की डिस्कशन आपकी मिस हुई है, ये आप लोग रिकॉर्डेड में जाके देख सकते हो। 2 डेफिनेशन मैं रिपीट कर हूँ, लेकिन अगेन कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। बॉडी कॉर्पोरेट उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ जो क्लास में नए नए आए हैं और जो ऑनलाइन हजरात रिपीट पे सुनना चाहते हैं। ओके, बॉडी कॉर्पोरेट में वो कहता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तान के अंदर बनी हो, पाकिस्तान की कंपनी से 2017 के तहत बनी हो या कंपनी लॉ के तहत बनी हो। कंपनी लॉ में वो सारे लॉज आ जाएंगे। नंबर 2, बॉडी कॉर्पोरेट में हर वो कंपनी शामिल है जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है, फॉरेन कंपनी यानी कि। नंबर 3, कोई भी ऐसी कंपनी जिसको किसी भी मुल्क के किसी भी कानून ने बॉडी कॉर्पोरेट कह दिया, तो हमारे लिए वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में क्या शामिल नहीं है? नंबर 1, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि किसी इमदाद आम की सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, तो वो हाउसिंग सोसाइटी या इमदाद आम की सोसाइटी वो कंपनी नहीं होती। और नंबर 2 कहता है कि हर वो कंपनी जो कि कंपनी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती, वो हमारे लिए कंपनी नहीं है, ना ही वो हमारे लिए बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा, ये डेफिनेशन पढ़ाने का मकसद क्या है? क्योंकि एग्जाम में 3 से 4 मार्क की टेस्ट हो जाती है। विजिबल नहीं है, ब्लर है? अच्छा, वो प्रोजेक्टर का इशू है मेरे ख्याल, वरना यहाँ सही है, स्क्रीन पे भी सही है। तो खैर बहरहाल बढ़ते हैं हम आगे। सर, हर वो कंपनी को कंपनीज एक्ट के तहत ना बने तो वो फॉरेन कंपनी होगी? हाँ, जो कंपनीज एक्ट के तहत ना बनी हो सकता है देखो वो कंपनी लॉ के तहत बनी हो, तो वो भी कंपनी तो होगी हमारे लिए ना। अब अगर कोई कंपनी 1913 के एक्ट के तहत बनी है तो वो भी क्या है? कंपनी है। 1984 ऑर्डिनेंस के तहत बनी है, कंपनी है। 2016 के एक्ट के तहत बनी है, वो भी क्या है? कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत ना बनी हो फॉरेन कंपनी है, ऐसा नहीं है। जो कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ के अलावा वाली कंपनी है वो फॉरेन कंपनी हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि वो हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक नहीं बनी है। अगली डेफिनेशन थी हमारी फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि नंबर 1 विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, एक ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तान से बाहर बनी हो। नंबर 2, हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइजन ऑफिस इन पाकिस्तान, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो या फिर लाइजन ऑफिस हो पाकिस्तान के अंदर। नंबर 3, या वो लाइजन ऑफिस जो बनाया है उसने वो फिजिकली हो या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड उसकी प्रेजेंस हो। और आखिरी बात, या वो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करती हो पाकिस्तान में इन एनी मैनर एस में भी स्पेसिफाइड। और एस में भी स्पेसिफाइड कंपनी लॉ में जहाँ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इसकी डिस्कशन किसी और लॉ में, किसी और रूल में, किसी और रेगुलेशन में कवर्ड है और वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हो सकता है कि इसकी जो डिस्कशन है, लेट से मिसाल तौर पे जगह जगह तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ आएगी और उसके आगे लिखा होगा एस में भी स्पेसिफाइड, इन एनी मैनर एस में भी स्पेसिफाइड, एनी नंबर एस में भी स्पेसिफाइड।
तो एस में भी स्पेसिफाइड का मतलब है कि कंपनी सेट यहाँ पे खामोश है, यहाँ रुक गया, उसका ब्रेक लग गया है। हाँ, किसी और लॉ के अंदर अगर ये बात लिखी होगी तो हम उसको वहाँ से लिंक करके पढ़ेंगे, लेकिन लकीली कंपनी सेट में, कंपनी लॉ कैश 7 कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें दूसरे लॉ से लिंक करके देखना पड़े। सी फाइल में होता है, कंपनी सेट ने कहा दिया, एस में भी स्पेसिफाइड। अब वो हो सकता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन में लिखा हो, रूल्स में लिखा हो, या किसी और रूल में लिखा हो, किसी और रेगुलेशन में लिखा हो। बात समझ आ रही है? चलो जी, तो दो, हाँ जी, लाइजन ऑफिस है, एक प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर होना, बट नॉट फिजिकली। ठीक है जी, फिजिकली नहीं, मतलब उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपका एक ऑफिस, बैक ऑफिस टाइप का एक ऑफिस है जिसके तहत आपकी प्रेजेंस है। ठीक है, फिजिकली भी होता है वो, इलेक्ट्रॉनिक भी होता है। अच्छा, अब आते हैं, हम बात करते हैं जनाब किसकी, शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल की मुख्तसर बात, बल्कि तवील बात हमने लास्ट क्लास में भी कर ली थी, बल्कि पहली ही क्लास में शेयर कैपिटल को समझ लिया था कि हर एक पार्टनर अपना अपना शेयर लेकर आया था, पैसे लेकर आया था, और 10 रुपये का एक शेयर था, तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे निकल आए थे, और जिसने जितने शेयर्स परचेज़ किए थे, सब्सक्राइब किए थे, वो उतने शेयर्स का हकदार बन गया था। ऐसा ही हुआ था, पक्की बात है। चलो अच्छा, शेयर को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक हाउसिंग सोसाइटी को देखते हैं। ये है बैरियर टाउन की हाउसिंग सोसाइटी, और अगर आप इसको देखो तो इससे मैं आपको शेयर का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा कैसे। देखो, मिसाल तौर पे ये बिल्डिंग है, पहली बिल्डिंग। अब इसके अंदर कितने घर हैं? लेट से 1 2 3 4 5 6 7 और 7 14। मैं सिर्फ इस पोर्शन को लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि इस पर 14 घर हैं। ठीक है, अब हर एक टुकड़ा, हर एक खिड़की किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक घर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं इस पूरी बिल्डिंग की बात करूं तो मिसाल तौर पे ये पूरा क्या है? शेयर कैपिटल। और उसमें से एक एक हिस्सा जो एक एक घर के मालिक को मिल गया वो क्या है? बोलो भाई, शेयर। ठीक है, जब घर खरीदने जाते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? घर खरीदने पे तुम्हारा एविडेंस क्या है कि तुमने घर खरीदा है? हाँ, टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उस पर क्या लिखा होता है? उस पर सोसाइटी का नाम लिखा होगा, कितने गज का घर है ये लिखा होगा, कितने बेड DDA जनरली ये लिखा होगा, या हर घर अपने हिसाब से बना होता है, किसी ने तोड़वा दिया होता है, जो भी होता है। खैर बहरहाल, कितने गज का होता है ये मैटर करता है। अच्छा, उसके बाद ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है ये लिखा होगा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा होगा कि ये घर किसने परचेज़ किया है और कितने का परचेज़ किया है, और जो अथॉरिटी होगी रिलेवेंट उसका साइन स्टैम्प लगा हुआ होगा। तो वो जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो प्रूफ है क्या कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है इस घर में और ये घर तुम्हारा है। सिमिलरली जब बंदा शेयर खरीदता है तो उसको क्या ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे वो दुनिया को ये प्रूफ कर सके कि भाई ये घर मेरा ही है और ये मैंने ख़रीदा है? बोलो, उसे हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। यानी कि शेयर सर्टिफिकेट इज़ योर प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट कि जनाब हमने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और ये देखो हमें शेयर सर्टिफिकेट मिल गया है। तो जब भी बंदा किसी भी कंपनी का शेयर खरीदता है तो उसको क्या मिलता है भाई? शेयर सर्टिफिकेट बना के दिखाता हूँ आपको। शेयर सर्टिफिकेट आपका ना कुछ ऐसा दिखता है, मतलब इतना पोलियो नहीं दिखेगा जितना हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसके आसपास दिखेगा। ठीक है, लेट्स से ये हमारा है, क्या है? शेयर सर्टिफिकेट है। अच्छा, इस पे क्या होगा? यहाँ पे कंपनी का नेम लिखा होगा, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होगा। लेट्स से शेयर नंबर 209, अगर ज़्यादा लिए हुए हैं तो 209 से 215 तक के शेयर्स आपको अलॉट कर दिए गए हैं। यहाँ एक बंदे का नाम आएगा, इसके अमाउंट में शेयर्स लिखे होंगे कि इसने कितने शेयर्स लिए हैं, रुपीज़ में लिखा होगा, जो भी होगा। और फिर आखिर में कंपनी का ऑफिशियल साइन स्टैम्प होगा, जो कि सर्टिफिकेट होगा, जो कि एविडेंस होगा। कॉमन सील होती है ना कंपनी की, कॉमन सील यहाँ पे लगी हुई होगी। उस कॉमन सील के बाद आपको क्या मिल जाएगा? शेयर सर्टिफिकेट। और ये शेयर सर्टिफिकेट आपका प्रूफ होगा किसका? इन्वेस्टमेंट का, कि आपने जनाब शेयर खरीद लिया है। तो शेयर कैपिटल तो हमें पता है क्या, कि टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय दी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, यानी कि जो भी मालिकान अपने घर से पैसा लेकर आ रहे हैं, बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो क्या है जनाब? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या है तुम्हारा? टोटल, बोलो भाई, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी इन अ कंपनी बाय इट्स मेंबर्स विच इज सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स। अच्छा, और शेयर्स का प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या तुम्हारा? बोलो भाई, शेयर सर्टिफिकेट। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ तक हम साथ हैं? चलो जी, नाउ अगला सवाल, हु कैन ओन शेयर्स इन अ कंपनी? कंपनी के अंदर कौन कौन शेयर होल्डर बन सकता है? दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। सर बोल के रुक क्यों जाते हो? तो क्या शेयर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट सेम नहीं होता सर? भाईजान, शेयर लेने के बाद जो तुम्हारे पास प्रूफ है वो शेयर सर्टिफिकेट है।
ऐसा ही है। अगर तुम घर लेते हो तो मैं कहूँगा कि तुमने घर लिया, लेकिन घर लेने के बाद तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? टाइटल डॉक्यूमेंट। तुमने गाड़ी ली, अब मैं तुम्हें बोलूँ कि यार क्या ये गाड़ी और गाड़ी के कागजात सेम बात नहीं है? नहीं, तुम बोलो कैसी बातें कर रहा है, गाड़ी चलाने वाली चीज़ है और उसके कागजात क्या हैं? प्रूफ है। तो इसी तरह से शेयर तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा हिस्सा कंपनी के अंदर, लेकिन उसका एविडेंस क्या है? उसका प्रूफ क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, तो दो तरह के पर्सन होते हैं, नंबर 1 इज़ नेचुरल पर्सन, नंबर 2 इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। तो जब आर्टिफिशियल पर्सन के सारे वही हुकूक थे, वही राइट्स थे, वही ऑब्लिगेशन थी, यानी कि वो तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, वो तो बाइंग सेलिंग भी करता है, यानी वो शेयर्स भी खरीद सकता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन शेयर्स खरीद सकता है। नंबर 1, एन इंडिविजुअल। दानियल भाई अगर शेयर खरीदना चाहें तो दानियल भाई शेयर अपने नाम पे खरीद सकते हैं। नंबर 2, मल्टीपल इंडिविजुअल। आप दोनों अगर मिलकर शेयर खरीदना चाहो तो आप दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और शेयर्स खरीद सकते हो। इसे हम कहते हैं जॉइंट शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं बोलो भाई? जॉइंट शेयर होल्डर्स। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर बंदे शेयर खरीदना चाहें तो वो जॉइंटली भी शेयर्स खरीद सकते हैं। नंबर 3, एनदर कंपनी, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट शेयर होल्डर, यानी कि एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहे तो वो खरीद सकती है। हाँ भाई, बिल्कुल खरीद सकती है। ठीक है, बिल्कुल खरीद सकती है। लेट से अगर मैं कहूँ कि डालडा यूनिलीवर के शेयर खरीदना चाहती है तो क्या खरीद सकती है? हाँ, डालडा कैन ओन इन्वेस्टमेंट इन इट्स ओन नेम। वो चाहे तो यूनिलीवर के शेयर्स खरीद दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। नंबर 4, अब मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट शेयर होल्डर। ये कैसे? मतलब एक इंसान समझ आता है, 2 जिंदा इंसान समझ आते हैं, चलो एक अकेली कंपनी समझ आती है, लेकिन ये क्या, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी मिलकर शेयर ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो भी तो पर्सन हैं। कैसे ले सकते हैं और क्यों लेंगे? मतलब एक कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो अपने नाम पे करे। क्यों कंपनी को आफत पड़ी है कि कंपनी एक शेयर खरीद भी रही है और वो अपने नाम पे भी रख रही है और किसी और बंदे के नाम पे भी रख रही है? ऐसा क्यों? कभी कभार ऐसा होता है, जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे डायरेक्टर्स, हम उसमें स्टडी करेंगे कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से लिया होता है लेट से लोन। अब वो कहती है यार मैं आपको लोन जब ही दूंगी जब मैं अपना एक बंदा आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बिठाऊंगी। अब कंपनी की पॉलिसी होती है कि डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना ज़रूरी है। तो कंपनी उस केस में करती क्या है, जो कंपनी अपना डायरेक्टर बिठाने जा रही है तो वो उस कंपनी का शेयर खरीदती है डायरेक्टर और अपने नाम पे जॉइंटली ले लेती है, या कभी कभार अपने डायरेक्टर के नाम पर रखवा देती है। वो चैप्टर नंबर 10 में इसकी डिस्कशन आएगी जब हम पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन फॉर द टाइम बिंग समझने वाली बात क्या थी कि कंपनी में कौन कौन शेयर्स रख सकता है। एक आम इंसान इंडिविजुअल भी रख सकता है, एक कंपनी तनहा तनहा शेयर रख सकती है, 2 इंसान आपस में मिल बांट के शेयर्स रख सकते हैं। नंबर 4, अ मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स। अच्छा, ये जो मल्टीपल इंडिविजुअल्स है ना, अब सवाल आएगा कि यार एक बात बताओ, ये जो मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, ये जो 3 इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने मिलकर इस कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, तो अब डिविडेंड कैसे बढ़ेगा? तीनों को डिवाइड बाई 3 करके बढ़ेगा। कौन कितने पैसे देगा, ये इनकी अपनी अरेंजमेंट है। लेकिन लेट्स से कि अगर ए ने, बी ने और सी ने, ये ज़रा हैंग कर रहा है हमारा वन नोट, इसको हम ज़रा रीस्टार्ट कर लेते हैं, बल्कि आईपैड ही हैंग कर रहा है आज तो माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर। चलो रीस्टार्ट। सर आप भी हैंग कर रहे हैं, बस कर दो यार। मैं सही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। तो मैं बात ही कर रहा था कि अगर लेट से मल्टीपल इंडिविजुअल्स ने शेयर्स लिए हुए हैं, ए ने भी लिया हुआ है, बी ने भी लिया हुआ है और सी ने भी लिया हुआ है, तो इन तीनों के नाम पे एक सिंगल शेयर आ रहा होगा। अब मसला क्या आएगा कंपनी के लिए, चैलेंज क्या आएगा कि जनाब डिविडेंड किसको बांटे, डिविडेंड कैसे बांटे, ठीक है, मीटिंग का किसको बताएं, नोटिस वगैरह किसको भेजें। तो ऐसे में होता ये कि सर फहरिस्त जिस बंदे का नाम होता है ना, सर फहरिस्त, वो सीनियर बंदा होता है। यानी कि इनको कहा जाएगा कि आप अपने में से एक सीनियर बंदा नॉमिनेट कर दो कि जिसको हम मीटिंग के नोटिस भेजें। अब अगर 3 बंदों ने मिलकर एक शेयर लिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी को नोटिस भेज के पागल हो जाएगी। ऐसे ही है ना। तो ऐसे में एक सीनियर बंदा, एक सीनियर मेंबर नॉमिनेट कर दिया जाता है इन सब की जानिब से, बाकियों की जानिब से, कि जनाब हमारे ब्याह पे इसको आप भेजो मीटिंग के नोटिस, इसको आप भेजो डिविडेंड की सारे नोटिस, ठीक है, इसके अकाउंट में आप डिविडेंड क्रिएट कर दो। तो नाम पे तो इनके होता है, लेकिन कम्युनिकेशंस के लिए, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ऐसे में एक सीनियर बंदा नॉमिनेट कर दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? डन। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? डन।
अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और समझाना है आपको। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सर, इसमें माइनर भी हो सकता है मल्टीपल इंडिविजुअल्स में, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन रखी हुई नहीं कि माइनर होता ही नहीं होता। अभी इस मैंने बिजनेस लॉ पढ़ा तो उनको जोर से बिजनेस लॉ आ रहा है, ठीक है, कि आप माइनर के नाम पे शेयर कर सकते हैं। देखो माइनर जब अकाउंट खुल सकता है तो माइनर के नाम पे शेयर भी सकते हैं सर, ऐसा मुझे इसमें मसाइल नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी, चलो आ जाओ आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। ये पार्टली पेड शेयर्स क्या होता है? ये ज़माने कदीम की बात है और ये एक ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है जिसकी अब कोई हकीकत नहीं है, लेकिन ये पढ़ाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके कोर्स में इसकी बातें लिखी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए जनाब कि अगर अभी भी कोई ऐसा है तो वो पार्टी पेड शेयर के ज़ुमरे में आएगा। होता क्या था? होता क्या था? होता ये था कि पहले ज़माने में जब बंदा शेयर ख़रीदने जाता था ना, तो लेट से एक शेयर की पार वैल्यू है कितनी बोलो? 10 रुपये, सही है। अब इस बंदे को ख़रीदने हैं, ये बंदा है, ये बंदा जा रहा है शेयर ख़रीदने के लिए, इसको चाहिए लेट से 10,000 शेयर्स। इसको चाहिए कितने? 10,000 शेयर्स। लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसने कंपनी को जाके कहा मुझे आपके शेयर खरीदने हैं, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कंपनी ने कहा तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हैं? उसने बोला यार मेरे पास ना 7 रुपये पड़े हैं पर शेयर, लेकिन मैं लूँगा 10,000 शेयर्स। उसने बोला ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम एक काम करो, तुम्हारे पैसे कितने बनते हैं? बोलो भाई लाख रुपए बनते हैं, तुम क्या कर दो, कितने दे दो? 70,000 रुपये दे दो। तो जो ये 30,000 रुपये का डिफरेंशियल है ना, 30,000 रुपये का डिफरेंशियल ये हम बाद में सेटल कर लेंगे। 30,000 रुपये का डिफरेंशियल हम ना आगे जाके सेटल कर लेंगे, बाद में सेटल कर लेंगे। या इसको एक डेट दी होगी कि भाई तुमने इस डेट पे ये बाकी पैसे अदा करने हैं। तो पहले ज़माने में हुआ ये करता था कि बंदा बन जाता था फुल कितने का मालिक? 10,000 शेयर्स का मालिक। लेकिन उसने पैसे कितने के दिए हुए? 7,000 शेयर्स के मालिक। 7,000 शेयर्स के पैसे दिए हुए और 3,000 शेयर्स के पैसे लेट से 30,000 रुपये उसके बाकी हैं। तो ये कहलाया जाता था पार्टली पेड शेयर्स। लेकिन अब आज के ज़माने में जो कंपनी बनती हैं और जो कंपनी शेयर इशू करती हैं उसमें पार्टली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता कि कंपनी है जिसके किसी शेयर होल्डर के पार्टी पेड शेयर्स हों, ठीक है। अब शेयर्स क्या होते हैं? फुली पेड होते हैं। अब क्या होते हैं भाई? फुली पेड। तो पहले ज़माने में पार्टली पेड शेयर्स हुआ करते थे। तो जब अब के ज़माने में फुली पेड शेयर्स होते हैं और पार्टी पेड शेयर्स होते ही तो आपने पढ़ाया क्यों? बताऊँगा क्यों, ठीक है। क्या ये मेरी बात समझ आ गई कि फुली पेड में और पार्टली पेड में क्या डिफरेंस है? ऐसा ही है। अच्छा हाँ, 10,000 शेयर के मालिक बना देंगे, लेकिन उसके अंदर बताएंगे कि जनाब इसके कितने पैसे बाकी हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेसिक क्लासेस में कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन दी कंपनी। तो अगर कल को ये कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो इसका मैक्सिमम कितने अमाउंट का लॉस होगा? इसको कितने अमाउंट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्या हिसाब किताब होगा इसका? इसके साथ क्या मामला होगा? 70,000 70,000 रुपये इसके डूब जाएंगे। अब अस्मा कह रही है लाख रुपए, एहसाम कह रहे लाख रुपए, बिलाल कह रहा है लाख रुपए। बिल्कुल सही जवाब। क्यों? टू दी एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। अब मुझे बताओ इसके पेड कितने थे? पेड कितना था इसका? 70,000। ये तो उड़ गया। और इसका जो अनपेड अमाउंट था वो कितना था? बोलो भाई 30,000 रुपये। तो कल को जब कंपनी वाइंड अप होगी तो इसको बोला जाएगा भाई साहब याद है आपने शेयर्स लिए हुए थे, 30,000 रुपये बाकी थे, कंपनी के दिवालिया निकल गए, 70,000 तो आपके उड़ गए, 30,000 रुपये आपके बाकी हैं, जल्दी से ले आओ, शाबाश। तो इसको लायबल करार दिया जाएगा अगर कंपनी वाइंड अप हो गई और कंपनी को नुकसान हो गया तो इससे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 30,000 रुपये तर्क कर लिए जाएंगे, मंगवा लिए जाएंगे, क्योंकि ये इसकी लायबिलिटी है। बात समझ आ रही है? अब बोलो भाई शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है? शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है? पहले आप, अब अगर हम पहली क्लास की बात करें और मैं तुमसे पूछता था कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है, तो तुम कहते थे टू दी एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन दी कंपनी। अब मैं तुमसे पूछूं कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या है, तो तुम क्या कहोगे? इन केस ऑफ फुली पेड शेयर्स नो लायबिलिटी, दी लायबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू दी अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन दी कंपनी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं तुम क्या कहोगे? तुम बोलोगे इन केस ऑफ फुली पेड शेयर्स ये वाली लायबिलिटी, इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स ओनली ही इज लायबल टू दी एक्सटेंट ऑफ हिज अनपेड अमाउंट। डन? क्या मेरी बात समझ आती है? क्या पार्टी पेड शेयर्स की चीज़ें ऑनलाइन वाले तरह को समझ आती हैं? तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। डन, चलो जी, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन मेंबर्स लायबिलिटी, के लायबिलिटी के एतबार से मेंबर्स की यानी कि इस मेंबर की लायबिलिटी के एतबार से कितने टाइप ऑफ कंपनीज हैं। तो हमारे पास आती हैं जनाब 3 टाइप ऑफ कंपनी। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनी। नंबर 1 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, नंबर 2 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नंबर 3 अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, बहुत अच्छा समझ आया, चलो गुड।
सर आप चेयरमैन नेटकॉम के साथ न्यू स्कीम से रिलेटेड एक ऑनलाइन Q&A अरेंज करवा दें ARTT में। यार वो तो ऑलरेडी मकबूल साहब जो हैं उनका एक वेबिनार आया था गालिबन बीच में, और वो कर चुके हैं काफ़ी मल्टीपल वेबिनार्स, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, वो देख लो। चलो, अल्लाह अकबर, बात क्या चले जी, टाइप्स ऑफ कंपनी। ये बच्चे ना आगे पीछे के सवाल करके यूँ निकाल देते हैं क्लास, ठीक है। टाइप ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन मेंबर्स लायबिलिटी। 3 तरह की कंपनीज हैं। नंबर 1 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, नंबर 2 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नंबर 3 अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आपने बेतहाशा देखी है अपने पास, अपने इर्द गिर्द। यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी होती है जो कि शेयर से बनती है, जिसके शेयर्स होते हैं। अच्छा, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसी लिहाज में कि लिमिटेड बाय शेयर्स में भी फर्दर जो है, अल्लाह भला करे आपका, बल्कि वो लिमिट बाय गारंटी है कि लिमिट बाय गारंटी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। चलो खैर, अभी हम बात करेंगे इसकी कंपनी लिमिट बाय शेयर्स की। तो कंपनी लिमिट बाय शेयर्स क्या है कि जिसके अंदर शेयर कैपिटल होता है और नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। अच्छा, अगर कंपनी लिमिट बाय शेयर्स वाइंड अप हो गई तो इसके जो शेयर होल्डर होंगे, इसकी लायबिलिटी कितनी होगी, बोलो, टू दी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दी कंपनी, ऐसा ही है। लेकिन अगर पार्टी पे शेयर्स हैं लिमिट बाय शेयर्स में तो फिर जो पार्टी पेड पे शेयर्स अमाउंट बाकी है वो भी, ठीक है। दूसरी टाइप ऑफ कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसे हम कहते हैं गारंटी लिमिटेड कंपनी, गारंटी लिमिटेड। ये क्या होती है? पाकिस्तान में मैंने इतनी कोई ख़ास कंपनी देखी नहीं है कि कोई गारंटी लिमिटेड हो। इसमें होता क्या है, इसमें शेयर कैपिटल नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ़ शेयर इशू नहीं किए जाते। इसमें होता ये कि वो जो 4 दोस्त गए थे ना रजिस्ट्रार के पास कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए, वो जाके शेयर कैपिटल लेके नहीं जाते, बल्कि कहीं से लोन पकड़ते हैं और अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं। और कारोबार स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो मैं इतने अमाउंट की गारंटी देता हूँ, मुझसे इतने पैसे ले लेना। यानी कि अगर हम लेक्चर नंबर 1 में जाएं और हम अज्यूम करें कि यही चार दोस्त कंपनी बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये कंपनी गारंटी लिमिटेड है, तो लेट्स से ट्रेवस हेड ने कहा जनाब मुझसे 2.5 मिलियन रुपए ले लेना, क्लासन ने कहा मुझसे 1.5 मिलियन रुपए ले लेना, भुवनेश्वर कुमार ने कहा मुझसे 5 लाख रुपए ले लेना, कमिंस ने कहा मुझसे 5 लाख रुपए ले लेना। अज्यूम करता हूँ देयर इज नो शेयर कैपिटल, तो ये कंपनी कौन सी हो गई? गारंटी लिमिटेड। अब मुझे बताओ कि गारंटी लिमिटेड में इन मेंबरान की लायबिलिटी कितनी है? टू दी एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम। बात समझ आ रही है? तो इसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं होता, इसमें कोई नंबर ऑफ शेयर इशू नहीं किए जाते, बल्कि इनकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिट होती है? टू दी एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय देम, ऐसा ही है। अच्छा, व्हाट इज अनलिमिटेड कंपनी? कोई लायबिलिटी नहीं होती, ये पार्टनरशिप स्टाइल की कंपनी होती है। पाकिस्तान में मैंने ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी। सर्च करने पे मुझे पता चला कि पाक जेन पावर लिमिटेड के नाम से कोई कंपनी थी, लेकिन वो भी लेटर 2010 में जाके फिर वो प्राइवेट पे अनलिस्टेड पे शिफ्ट हो गई थी। तो पाकिस्तान के अंदर मुझे अब तक कोई अनलिमिटेड कंपनी मिली नहीं है। अच्छा जी, यार ये ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हो कि ICAP में कंपनी लॉ में कौन सा कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है? यार तुम लोग मस्ती कर रहे हो, तफरी कर रहे हो, या क्या सीरियस सवाल कर रहे हो? कैलकुलेटर क्यों रिक्वायर्ड होगा कंपनी लॉ के अंदर? चलो अगर रिक्वायर्ड है भी तो भाई सादा वाला कैलकुलेटर, वो परचून की दुकान वाला ले जाओ, साइंटिफिक वाला ले जाओ, मतलब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है यार, थ्योरी का पेपर है यार, ऐसा नहीं करो यार, ऐसे सवाल नहीं किया करो प्लीज़ यार। ठीक है जी, क्या हम आगे बढ़ जाएँ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर वाली कंपनी या किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस करने वाली कंपनी को कहा जा सकता है हुकूमत की तरफ से कि आप अनलिमिटेड लायबिलिटी पर ऑपरेट करोगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे कि जो ऑडिट फर्म्स हैं इनको कंपनी बनाने की इजाज़त नहीं है। तुमने कभी देखा है ऑडिट फर्म्स जो है वो कंपनी हो? नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है जी, चलो कंपनीज टाइप्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ लो भाई। रिस्ट्रिक्टेड टू दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट इफ़ एनी, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? पार्टली बेस्ड शेयर्स की। अच्छा, अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या था? शेयर कैपिटल नहीं होता, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी 2 तरह की कंपनी है। एक वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो कि प्योर गारंटी लिमिटेड है, उसमें अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होता ही नहीं है। एक होती है इन दोनों का मिक्स, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। ये कैसी कंपनी है? अभी आपने कहा या तो सिर्फ शेयर कैपिटल होगा तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बन जाएगी। फिर आपने कहा कि यार एक होती है गारंटी लिमिटेड कंपनी, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता,
तो ये वन ऑफ द टाइप है। अगली टाइप आ रही है हमारे पास और आखिरी टाइप है गारंटी लिमिट में कि एक ऐसी गारंटी लिमिट कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल मौजूद हो। अब तुम बताओ क्या होगी ये, यानी कि इसमें मेंबरान ने शेयर्स भी लिए होंगे और गारंटी भी ली होगी। यानी कि अगर मैं वापस उस मिसाल पे चला जाऊँ, वापस इस मिसाल पे चला जाऊँ, तो अगर लेट से मैं कहूँ कि इसने इतनी कंट्रीब्यूशन की है और लेट से इतने की गारंटी ली है और इसके आगे अपने कुछ शेयर भी ले लिए, तो मुझे बताओ कि इसकी लायबिलिटी क्या होगी, इन मेंबरान की लायबिलिटी कितनी होगी बताओ। टू दी अमाउंट एक्सटेंडेड, टू दी एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय देम, वो होगी गारंटी वाली। और फिर लिमिट बाय शेयर्स की लायबिलिटी कौन सी होती है, अनपेड अमाउंट इफ एनी। ये आगे आ रहा है, क्लियर करता हूँ मैं, क्या मेरी यहाँ तक बात समझ आई है? दोनों लायबिलिटी होगी, दोनों लायबिलिटी होगी, बात समझ आ रही है? चलो, तो कह रहे हैं कंपनी लिमिट बाय गारंटी इट मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। कह रहे हैं कि अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर लायबिलिटी कितनी है, टू दी अमाउंट, ठीक है, अग्रीड अमाउंट इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जितने इन्होंने कंट्रीब्यूशन करी सारी वाइप आउट हो जाएगी। कहते हैं कि कंपनी लिमिट बाय गारंटी लिमिटेड टू अमाउंट अग्रीड फॉर लिक्विडेशन, और अगर सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं है, सिर्फ लिमिट बाय गारंटी है, तो फिर इनकी लायबिलिटी कितनी होगी, इट इज़ लिमिटेड टू दी अमाउंट अग्रीड फॉर लिक्विडेशन। डन। कहता है कि अगर शेयर कैपिटल भी है और लायबिलिटी, तो अगर शेयर कैपिटल है तो फिर लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट प्लस अनपेड अमाउंट इफ एनी। बात समझ आ रही है? इस पूरी डिस्कशन को अगले टेबल में हम समराइज करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी की लायबिलिटी कितनी होगी और मेंबर्स की कितनी होगी। मुझे बताओ, अगर कंपनी लिमिट बाय शेयर्स है तो कंपनी की लायबिलिटी कितनी होगी, कंपनी का सारा पेड अप कैपिटल उड़ जाएगा, फारग हो जाएगा। और मेंबर्स की कितनी होगी, मेंबर्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर कोई अनपेड अमाउंट है तो फिर वो लायबल होंगे पे करने के लिए। सर बहुत तेज़ हो रहा है, तेज़ हो रहा है मतलब समराइज कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रुक गया हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा? और किसी को ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा? मिक्स हो रहा है। चलो मैं दोबारा तुम्हारे लिए रिपीट कर देता हूँ, मैं इस डब्बे को ख़त्म करके तुम्हारे लिए बात रिपीट करता हूँ और फिर तुम समझ नहीं आता, मुझे बताना, ठीक है? अच्छा, कंपनी लिमिट बाय गारंटी, अगर कोई ऐसी कंपनी है, हाँ बिल्कुल लोन से स्टार्ट होगी, बिल्कुल लोन से स्टार्ट होगी। अच्छा, कंपनी लिमिट बाय गारंटी है, अब कंपनी लिमिट बाय गारंटी वाइंड अप हो गई तो इसके अंदर तो कोई शेयर कैपिटल पड़ा हुआ ही नहीं है, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेच सकती है, अपने एसेट्स बेच सकती है। अच्छा, और मेंबर से क्या लिया जाएगा, जो उन्होंने अमाउंट गारंटी की है। अच्छा, अगर कोई ऐसी मिक्स कंपनी है जिसमें कंपनी लिमिट बाय गारंटी भी है और हैविंग शेयर कैपिटल भी है, तो फिर कंपनी के क्या जाएंगे, एसेट्स भी गया और पेड अप कैपिटल भी गया। अच्छा, और मेंबर से क्या लिया जाएगा, जो उन्होंने अमाउंट गारंटी की है वो, और अगर कोई अनपेड अमाउंट है तो वो भी। और अनलिमिटेड कंपनी में डेफिनेटली मेंबर्स की भी और कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जब तक आखिरी अमाउंट सेटल नहीं होता दे वुड बी हेल्ड लायबल। अच्छा, हाँ, इतनी अमाउंट गारंटी करेंगे, बस बस बस, घर से लाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बिलाल, अब आ जाओ मेरी बात सुनो, मैं बिलाल के लिए पूरी रिपीट कर देता हूँ कहानी। बिलाल ही मेरे साथ साथ कॉपी कर लो या बल्कि देख लो। यहाँ तक क्लियर है? तीन तरह की कंपनी है बेस्ड ऑन मेंबर्स लायबिलिटी, कंपनी लिमिट बाय शेयर्स, कंपनी लिमिट बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। अच्छा, कंपनी लिमिट बाय गारंटी में भी फर्दर दो कंपनी आती हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, बल्कि इसे हम कर देते हैं नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसे हम कर देते हैं हैविंग शेयर कैपिटल। डन, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं लायबिलिटी की बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लायबिलिटी की बात करूँ तो मुझे ज़रा ये बताओगे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में लायबिलिटी ऑफ मेंबर क्या होती है? इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू दी अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन दी कंपनी, ऐसा ही है। लेकिन फिर मैंने कहा कि पार्टी पेड शेयर्स भी तो होते हैं,
ठीक है। तो अनपेड अमाउंट इफ़ एनी, यहाँ क्या आएगा, अनपेड अमाउंट इफ़ एनी, ऐसा ही है। चलो मुझे बताओ लिमिट बाय गारंटी में क्या होता है। ये कंपनी तो लोन से स्टार्ट होती है, इसमें तो किसी ने पैसे कंट्रीब्यूट किए नहीं होते। एक ऐसी सादा लिमिट गारंटी कंपनी, गारंटी लिमिट कंपनी जो कि बिल्कुल सादा हो, जिसमें सिर्फ गारंटी हो, तो मेंबर से गारंटी कितनी दी होगी सर? यार मैं पूछ के बताता हूँ उससे, मुझे क्या पता कितनी गारंटी दी होगी। वो मैंने बताया तो सही कि उन पे डिपेंड करता है, जैसे वो 2.5 मिलियन, 5 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, तो उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी गारंटी दी है। वो तो हर कंपनी की गारंटी अलग होगी ना। अच्छा, जैसे हर कंपनी का शेयर कैपिटल अलग होता है, वैसे हर कंपनी की गारंटी अमाउंट भी अलग होती है। अच्छा, अगर एक ऐसी कंपनी है जो कि गारंटी लिमिट है, जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, तो उसमें मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी? बोलो, अमाउंट गारंटीड। डन। अच्छा, अगर एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल भी है, तो फिर बोलो, तो फिर अनपेड अमाउंट इफ़ एनी, कौन सा? ये शेयर कैपिटल वाला, अनपेड अमाउंट इफ़ एनी, ये भी आ जाएगा, और अमाउंट गारंटीड ये भी आ जाएगा। इसको भी उठाओ, शायद देखो, कैसा, चंगा या नहीं? अच्छा, और यहाँ पे लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। डन है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? इससे ज़्यादा खुल के मैं नहीं समझा। डन है, पक्की पक्की बात है। अच्छा, अब कंपनी को डिनोट किस तरह किया जाता है? कंपनी को डिनोट किस तरह किया जाता है? अगर तुम देखो तो तुमने देखा होगा, लेट्स से डालडा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड या डालडा फूड्स लिमिटेड लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? ये कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, तुमने देखा होगा यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, जो लिमिटेड लिखा हुआ है, ये क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। अच्छा, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड, यूपीएफएल, क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स है। पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड, क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स है। अगर मैं कहूँ एबीसी गारंटी लिमिटेड, ये क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बात समझ आ रही है? तो ये होती है इसकी डिनोशन। डन है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? क्या मेरे प्यारे भाई मैं आगे बढ़ जाऊँ? अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी भी हमने पढ़ लिया है। अच्छा जी, अब आ जाओ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। ये वो टॉपिक है जो हमने गुज़श्ता क्लास में पढ़ा था, ये उसकी रिपीटिशन यहाँ पे आ रही है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या था? बोलो बोलो। कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसकी मैनेजमेंट सेपरेट है इसकी ओनरशिप से। याद है वो वसूली करने चला गया था होलसेलर की दुकान पे, ठीक है? तो यही है। अच्छा, वो कहता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। नंबर 1, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ओनर्स। ये बात तो हमें पता है कि ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। नंबर 2, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। अगर ये आईकैप में आंसर तुम्हें सवाल पूछे कि व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, तो फिर आप ये वाला आंसर लिखोगे। अच्छा, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, यानी कि कंपनी चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन कहते हैं? हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स को, और सारे चलाने वालों को मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, जबकि इसकी ओनरशिप किसके पास होती है? मेंबर्स के पास, यानी कि मेंबर्स अलग और इसको चलाने वाले बिल्कुल अलग। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड परपीचुअल सक्सेशन, बताया था, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, ये भी हमने पढ़ लिया। डन, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी हुई हैं। अच्छा, लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, कह रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर की। बिल्कुल, कंपनी के नाम में लिमिटेड लिखना ही इस बात की अलामत है कि इस कंपनी के मेंबरान की लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। डन। कंपनी फुली लायबल फॉर डेट्स एंड लायबिलिटीज़, कंपनी अपने हर डेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए फुली लायबल होती है। शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लायबल बियॉन्ड देयर इन्वेस्टमेंट। डन, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। क्या यहाँ तक रुक के किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? तो बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी वाइंड अप हो रही हो।
उस बंदे को एक टाइम दिया जाएगा। अब वो टाइम कितना दिया जाता था, मैं उस वक्त बहुत बचपन में था तो मुझे पता नहीं, अब तो खैर होता नहीं है। तो उस बंदे को एक टाइम दिया जाता होगा कि आपने लेट से 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में अपनी पेमेंट क्लियर करनी है। इस दरमियान अगर कंपनी वाइंड अप हो गई तो फ़ौरन उससे तलब कर लिया जाएगा अमाउंट। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो अच्छा, मतलब उसकी लायबिलिटी जो है प्लस इस वजह से 70,000 उसने इन्वेस्टमेंट की है, वो तो उसकी है ही, बिल्कुल है, लेकिन जो 30,000 डी है वो भी है, वो भी है। 70,000 तो चले गए ना, उड़ गए वो तो उड़ गए। 30,000 यूनिवर्सिटी लाया। बिल्कुल। अच्छा, सवाल आया, सवाल ले लेते हैं ज़रा ऑडियंस के। सर फुली लायबल वाला पॉइंट बताएं, अगर कैपिटल ना भी हो फिर भी पे करेंगे। देखो कंपनी अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी। जब ऐसा सीन होता है ना कि कंपनी वाइंड अप होने पे आ रही है, तो हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप। उसमें बताएंगे कि एक वाइंडिंग अप के लिए जो है ना वो प्रोविजनल मैनेजर आता है, फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है, इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है और ये आके कंपनी के एसेट्स की बोली लगाते हैं कि कितने बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, एसेट्स वगैरह सब कुछ बेच बाज के जिसका पहले रेट बनता होगा उसको पहले पेमेंट की जाएगी। इसकी डिस्कशन चैप्टर नंबर 7 से लिंक होती है, मॉर्गेज चार्जेस से। यानी कि जो सिक्योर्ड डेटर्स होते हैं, सिक्योर्ड डेटर्स वो जिनके पास सिक्योरिटी हो आपकी, उनको पहले पे किया जाता है। जो अनसिक्योर्ड होते हैं वो बाद में पे किया जाता है उनको। तो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स और सब कुछ है और कितनी इसकी लायबिलिटीज़ हैं। तो पहले सिक्योर्ड वालों को सेटल किया जाएगा, फिर जो अनसिक्योर्ड है उनको सेटल किया जाएगा, और कर करा के जो कुछ बच जाएगा तो बस फिर वो ख़त्म। फिर उसके बियॉन्ड कंपनी को कह दिया जाएगा कि यार कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, अब इसके पास पैसा पे करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। डन। अच्छा, कैपिटल पे ना हो तो फिर क्या पे करेगा? सर ये रिपीटिशन किस स्लाइड की है? ये रिपीटिशन नहीं है, ये एक टॉपिक ही है, लेकिन ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और सेपरेट लीगल एंटिटी होने के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। डन। डन है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? अच्छा, कल हमारी आखिरी क्लास है। हाँ, कल आखिरी क्लास है, बिफोर ईद हमारी कल आखिरी क्लास होगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर ईद के बाद मिलेंगे आपसे। ईद के बाद होगी फौजी ट्रेनिंग। अस्मा को पता है फौजी ट्रेनिंग क्या होती है? पता है ना अस्मा? फिर हम बैठते हैं पढ़ने के लिए मूड बना के। हाँ, अभी तो मैंने हल्कात रखा हुआ है। हल्कात से मुराद क्या है कि छोटा छोटी क्लास, वरना तो मैं, इनको पता है कि जो रेगुलर बच्चे हैं मेरे बिजनेस लॉ वाले, पानी की बोतल होती थी ऐसी बड़ी, वो लेके बैठता था, बोलता रहता था लेक्चर दिया, लिखो कॉपी करो, फिर पानी पिया, फिर चाय पी, चलता रहा, फिर ब्रेक दे दिए। यस सर, जल्दी एंड हो जाती है। कोर्स इनका टाइम पे एंड हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस लॉ का। 18 चैप्टर थे लेकिन वक्त से पहले एंड हुआ था। सर आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं सर, हैं ऐसा है? अच्छा, सब मिक्स हो रहा है। मैं तो बातें कर रहा हूँ यार, मैं बोल नहीं रहा बिलाल, मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब कॉन्सेप्ट देने पे आऊँगा तो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है? बिलाल तुम परेशान नहीं हो यार। तुम मुझे ये बताओ, तुमने ओरिएंटेशन क्लास ली है? तुमने पहला लेक्चर लिया, समझ आया? तुमने दूसरा लेक्चर लिया, समझ आया? तीसरा लेक्चर लिया, समझ आ रहा है? आ रहा है? बस फिर भरोसा रखो आगे भी आएगा, टेंशन नहीं लो। देखो मुझे पता है कि किस कॉन्सेप्ट पे रुक के अपना पेस बिल्कुल स्लो कर लेना है, किस कॉन्सेप्ट पे रुक के थोड़ा तेज़ जाना है, किस कॉन्सेप्ट पे रुक के हल्का आना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। बिज़नेस लॉ वालों की आमद है, ठीक है? 2:30 बजे की क्लास में 2:20 पे ये बोरिया बिस्तर लेके आ चुके हैं, लेकिन चलो हमें क्या, आगे पढ़ते हैं। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कहते हैं कि डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी होगी या नहीं होगी, डायरेक्टर्स लायबल होंगे या नहीं होंगे। कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स तो कंपनी के एज एन एजेंट्स काम कर रहे होते हैं, डायरेक्टर्स तो कंपनी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो एजेंट तो कभी भी लायबल नहीं होता। अगर वो अपनी अथॉरिटी में रह के कोई काम करे तो वो लायबल होता था? कभी नहीं होता था। हाँ, लायबल हमेशा थर्ड पार्टी को कौन होता था? प्रिंसिपल लायबल हुआ करता था। तो अगर डायरेक्टर अपनी ड्यूटी लॉफुली पूरी कर रहा है और विद इन देयर लिमिट्स रह के काम कर रहा है तो फिर डायरेक्टर लायबल नहीं होगा, ऐसा ही है। अच्छा, मेंबर्स की लायबिलिटी, वही रिपीटिशन आ रही है। लिमिट बाय शेयर्स में लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट, बट थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा? लिखा हुआ तो है। अब बोलो बिलाल भाई, रिपीट हो गई आपकी बात। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स फॉर कंपनी लिमिट बाय शेयर्स, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू दी एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कोई पेमेंट करवानी पड़ेगी इंसॉल्वेंसी पे? नहीं। अगर अनपेड अमाउंट होगा तो वो तलब करवाना पड़ेगा, वरना नहीं करवाना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई कंपनी लिमिट बाय गारंटी है, अगर कोई कंपनी लिमिट बाय गारंटी है तो फिर लायबिलिटी कितनी होगी?
अप टू द अमाउंट गारंटीड बाय देम। अच्छा, लेकिन अगर पार्टली पेड शेयर्स हैं, इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, तो फिर कितनी होगी? अनपेड अमाउंट ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, एंड दिस लायबिलिटी एग्जिस्ट व्हेन द शेयर्स आर नॉट फुली पेड अप। अब बोलो बिलाल, अब बोलो बिलाल भाई, अब क्लियर है? अब समझ आ गया? अल्लाह तेरा शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक, बिलाल भाई समझ आया। अस्मा तुम इसको भड़काओ नहीं, अस्मा जो है ना वो फुल माचिस वाचिस लगा रही हैं। सर आप लिखें हैं, लिखें, मर जाऊँ लिख लिख के, इतना लिखूँ मैं तो फिर कोर्स जो है ना वो आपका इंशाल्लाह बिजनेस लॉ से डबल आवर्स पे कंप्लीट कराऊंगा, 90 घंटे पढ़ा के जाऊँगा। बोलो, लिख देता हूँ। तौबा सर बिलाल को बोला है, अच्छा बिलाल को बोला है, आप लिख लें, ये बोल रही है, सॉरी ठीक है सर, बस पेपर निकल जाए। देखो मैं ज़्यादती नहीं करता, 90-100 घंटे पढ़ाने की सुकून से चल रहा हूँ। और इस वक्त इस बैच में तो मैंने टारगेट रखा हुआ है कि मैं एक टारगेट रख के आता था ना हमेशा कि इतना पढ़ाना है आज, अब मैं टारगेट रख के नहीं आता, सुकून तसल्ली से चल रहा हूँ। जना तुम लोग को ख़त्म हो जाए लिमिट टाइम में, वेल एंड गुड है, कोई मसले वाली बात नहीं है, डन है। चलो, हाउ क्रेडिटर्स आर वार्न्ड, ये भी एक टॉपिक तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, 2 लाइनों का तो लेना छोटा सा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि जो क्रेडिटर्स आपकी कंपनी को उधार देते हैं, उधार पे माल देते हैं, या आपकी कंपनी को लोन देते हैं, उनको किस तरह से वार्न किया जाएगा। लेट्स से क्रेडिटर आपको माल दिए जाए उधार पे, और आप अचानक से कोलैप्स कर जाओ, कंपनी बंद हो जाए, उस बेचारे गरीब के तो पैसे फंस जाए। क्यों? कल को पैसे मांगने आएगा तो मेंबर्स क्या कहेंगे? मेंबर्स कहेंगे आर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ आर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, और कंपनी कहेगी मेरे पास जो एसेट्स हैं ले जाओ, मेरे पास तो यही है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्रेडिटर्स का तो नुकसान हो गया, जो कंपनी को माल उधार पे दबा के दिए जा रहे हैं, जो रॉ मटेरियल उधार पे दिए जा रहे हैं, दबा के दिए जा रहे हैं क्रेडिट टर्म्स पे, अगर कंपनी कोलैप्स होगी तो उनका पैसा तो सारा फंस जाएगा। तो कहता है इसीलिए आप अपनी कंपनी के नाम के आखिर में क्या लगाओ? पैरेंथेसिस लगाओ, किसके? लिमिटेड के, गारंटी लिमिटेड के, प्राइवेट लिमिटेड के। अगर कोई कंपनी, हम आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसको, कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी में 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक वो जो लिस्टेड है, एक वो जो अनलिस्टेड है। कल की क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लिस्टेड वो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, इतना तो पता ही होगा सबको, ठीक है। और अनलिस्टेड वो होती है जिसके ट्रेड शेयर्स नहीं हो रहे। अच्छा, अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो वो ऐसे लिखेगी ABC प्राइवेट लिमिटेड। अगर कोई कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है तो वो लिखेगी ABC लिमिटेड। बस, अब इससे पता नहीं चलता कि लिस्टेड अनलिस्टेड है, हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो वो लिखेगी SMC प्राइवेट लिमिटेड, डन। लेकिन लिमिटेड का लफ्ज़ लाजमी अपने नाम के साथ लगा रही होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ तक डन है। तो कहता है कि हाँ, ABC सिंगल मेंबर कंपनी, अगर वो ABC लेट से एक सिंगल मेंबर कंपनी बनाई है तो SMC प्राइवेट लिमिटेड, ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, डन। ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड, डन। पक्की बात है, क्लियर है? यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? सर याद क्या करना है? अस्मा ने अच्छा सवाल पूछा, चलो आ जाओ, स्टार्ट से लेके चल लेता हूँ। सोल ट्रेडिंग बस रीड करना है, पार्टिसिपेट रीड करना है, कंपनी की बस समझ लेना है, ये मैंने बता दिया था आपको पहले ही। अच्छा, रूल रेगुलेशन समझ लेना है, बस पढ़ लेना है, बस रीड करना है। कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी एंड आर्टिफिशियल पर्सन, ये याद करना है। डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट की याद करनी है, फॉरेन कंपनी की याद करनी है। शेयर कैपिटल बस समझ लिया, काफ़ी है। ये बस आपको बताना चाहिए कौन कौन कंपनी शेयर ओन कर सकता है। अच्छा, फिर ये आपको याद करना है, ये आपने याद आपको हो गया है। बताओ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में लायबिलिटी क्या होती है? हाँ हाँ, कंपनी का पेड अप और इंसान का अनपेड अमाउंट इफ एनी, ठीक है जी। सर अभी तक 3 क्यों बताए हैं आपने याद करने के? बिलाल भाई आप ऐसे मासूमाना सवाल करते हो, मुझे आप पे प्यार आता है मेरे भाई। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट होंगे वो बताऊंगा ना याद करने के लिए। बाकी तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में बताया था आपको यार कि ये चैप्टर इतना पेपर में टेस्ट नहीं होता, इसके कॉन्सेप्ट बहुत अहम है जो 12 चैप्टर से काम आएंगे। मैं बार बार बोलूँगा, देखो चैप्टर नंबर 1 में वो चीज़ पढ़ाई थी, याद है? लिंक होंगी, कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम है। याद करने वाला मटेरियल इतना नहीं है, ये आपको याद करना है कि 3 तरह की कंपनी है, लिमिट बाय शेयर्स, लिमिट बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। इसके अंदर लायबिलिटी कितनी होती है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, डन। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। क्रिएटर्स को किस तरह वार्न किया जाता है, ये आपको बताना चाहिए। ये देखो, मस्ट एट प्राइवेट लिमिट और पब्लिक कंपनी क्या लगाएंगी? लिमिट का लफ्ज़ लगाएंगी, जिससे पता चलेगा कि लायबिलिटी लिमिटेड है इस कंपनी की। क्या मेरी बात समझ आ रही है?
डन है, पक्की बात है। चलो ये घर से सवाल करके आना, शाबाश। फिर हम इंशाल्लाह अपनी इस डिस्कशन को कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सर मेरे पास एक कॉलेज की बुक है बट आपके माइंड मैप से पढ़ लूँ? हाँ, मेरे माइंड मैप से पढ़ लो और उस किताब को भी आप फॉलो कर सकते हो, बट बेहतर है कि जब जिस टीचर से पढ़ लो उसके नोट्स फॉलो करो। तो मैं अपने नोट्स आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। कल की क्लास में बात आगे बढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, होल्डिंग क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है। तो बड़े मज़े की बातें जो है ना कल की क्लास में आने वाली हैं। और कल की क्लास में हम कुछ मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चन करके अपनी बात को कंक्लूड करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह ताला ईद के बाद अपनी बातों को रिज्यूम करेंगे। ईद के बाद आपकी क्या होगी, बोलो भाई? फौजी ट्रेनिंग। फौजी ट्रेनिंग से मुराद ये कि 2 घंटे की क्लास और 2 घंटे में लगातार नहीं पढ़ेंगे, कुछ पढ़ा फिर सवाल करने को दे दिए, चलो सवाल सॉल्व करो, दिखाओ, चेक कराओ। सुकून से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बर्डन फील नहीं होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन भेज देता हूँ ग्रुप में, लेक्चर नोट्स के टैब में ऐड कर दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी अपने पन के साथ इंशाल्लाह कल ईद से पहले की आखिरी क्लास में मुलाकात होगी। समझ आ रहा है? पक्का पक्का समझ आया? या शुगल मेरे में बैठे थे? शुगल अब बिजनेस लॉ का समझ के आ गए थे? बिजनेस लॉ का सवाल पूछने आए थे? अच्छा चलो, आई लव यू सर। कौन है? बिलाल है। अच्छा ठीक है, आई लव यू टू। चलो भाई, अल्लाह हाफ़िज़।